हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट क्लास 12। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया है। इससे नेक्स्ट टॉपिक है आपका सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। आज हम पढ़ेंगे कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसके ऑक्साइड और ऑक्सो एनायन मेटल की जो मेटल्स है वे कौन कौन से कंपाउंड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके। ठीक है, दीज ऑक्साइड आर जनरली फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। जो आपके मेटल्स होते हैं जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन कहाँ, हाई टेम्परेचर पर। अगर हमें मेटल ऑक्साइड बनाना है तो हमें उनकी रिएक्शन करानी पड़ेगी किस पर, हाई टेम्परेचर पर, जिससे आपके क्या बनते हैं, मेटल ऑक्साइड जब ऑक्सो एनायन बनते हैं। ठीक है, ऑल द मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमओ ऑक्साइड विच आर आयनिक। देखो बेटा, जो आपके कंपाउंड्स होते हैं मेटल स्कैंडियम को छोड़कर सभी के सभी क्या बनाते हैं, आपके एमओ फॉर्म, मतलब जैसे कि TiO, ठीक है, VO, ये फॉर्म बनाते हैं, लेकिन स्कैंडियम नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि अगर स्कैंडियम बनाएगा SCO बनेगा, SCO में इसके ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो ये क्या हो जाएगी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करेगा। लेकिन जो आपका स्कैंडियम होता है सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में शो होता है, +2 में ऑक्सीडेशन स्टेट में शो नहीं होता। इसलिए स्कैंडियम क्या होता है आपका, एमओ ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करता, लेकिन अदर कंपाउंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिसकी उसकी वजह से जो आपके TiO VO इसका फॉर्मेशन कर देता है। लेकिन ये क्या होता है, विच आर आयनिक। और कौन से कंपाउंड होते हैं बेटा, ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर इन द ऑक्साइड कोइंसाइड विद द ग्रुप नंबर एंड इज अटेंड इन Sc2O3 to Mn2O7। अब ये क्या कह रहा है, देखो बेटा कि जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट है वे अपना जो ऑक्साइड बनाएंगे सिर्फ इतने ज़्यादा बना सकते हैं जितना कि उसका ग्रुप नंबर होता है। ठीक है, मैंने इससे ये बात पहले बताई थी, जैसे कि Sc2 है, जो Sc2O3 है, आपका Mn2O7 है। अब देखो जो इसके जो आपका Sc2 होता है, Sc किस में होता है, ग्रुप 3 में होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करता है, सिर्फ ये 3 तक ही अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। जैसे Mn2O7 है, Mn2O7 हायर जो आपका Mn होता है वो ग्रुप किस में पाया जाता है, 7 में पाया जाता है। तो इसका मतलब जो ऑक्साइड बनेगा ये इसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी, सिर्फ 7 तक ही बनाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर इसने कहा कि जो आपके मेटल है जिस ग्रुप में भी है, ग्रुप नंबर में जो है, अगर 3 में है तो मैक्सिमम ऑक्साइड वो 3 बनाएगा, 7 में है तो मैक्सिमम ऑक्साइड 7 बनाएगा, 5 में है तो मैक्सिमम ऑक्साइड 5 बनाएगा। बात समझ में आ गई होगी, जितना उसका ग्रुप है इतने ही हाईएस्ट वो ऑक्साइड बनाएगा। जैसे कि ये 7 है तो ये 8 नहीं बनाएगा। आपका क्रोमियम है, क्रोमियम सिर्फ हाईएस्ट जो ग्रुप नंबर है उसका 6 है, तो वो ऑक्साइड भी 6 वाला ही बनाएगा, उससे ज़्यादा वाला नहीं बनाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको इसकी टेबल में दिखा देती हूँ। देखो बेटा, स्कैंडियम कौन से ग्रुप में है, देखो 3 में ना, तो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है, 3O3 ही। ठीक है, तो आपका टाइटेनियम क्या है, 4 ग्रुप में है, तो देखो 4 तक ही अपना ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, विनेडियम कहाँ तक है, 5 ग्रुप में है, तो सिर्फ 5 तक ही बनाएगा। ठीक है, क्रोमियम 6 में है तो 6 तक ही, और Mn 7 में है तो 7 तक ही हाईएस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप बनाएंगे। बात आ गई समझ में। लेकिन ये स्कैंडियम टू Mn तक ही होता है, इससे आगे इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने स्टार्ट हो जाता है, जिससे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती चल जाती है बेटा, डाउन होती चल जाएगी, ऑक्साइड भी डाउन होते चल जाओगे। मेरे ख्याल से आपकी वो लाइन समझ में आ गई होगी कि जितने ग्रुप जोन से ग्रुप में वो है मैक्सिमम ऑक्साइड और हायर ऑक्सीडेशन वो सिर्फ इतनी ही रखेगा, उससे ज़्यादा नहीं रखेगा। ठीक है, अब देखो बियॉन्ड ग्रुप 7 नो हायर ऑक्साइड ऑफ आयरन अबो Fe2O3 आर नोन एज बिसाइड द ऑक्साइड द ऑक्सोकेटायन स्टेबली। देखो इस मैं अभी बताया आपका, जैसे कि देखो आपका जो Fe है किस में होता है, यहाँ में किस में हो जाएगा, +3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या, देखो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, देखो V5 मैंने अभी दिखाया है कि जो V होता है अपना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो करता है ऑक्सीजन के साथ, +5, तो 2 2 जा 4 और 1 प्लस क्या हो जाएगा 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पर देखो ये भी यही, Ti किस में होता है 5, तो Ti का क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, किस में शो कर रहा है आपका 4 में। आपका V5 में होता है क्योंकि 5 ग्रुप में होता है, Ti 4 ग्रुप में होता है, तो 4 हायर ऑक्सो एनायन का
फॉर्मेशन करता है। बेटा ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। ये मैंने आपको टेबल में भी दिखा दिया है, ठीक है। एज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए मेटल इंक्रीज आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो आयनिक कैरेक्टर क्या होता है बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी बढ़ती चल जाएगी उसकी आयनिक कैरेक्टर इतना ही कम होता चला जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन केस ऑफ Mn2O7 इज ए कोवेलेंट ग्रीन ऑयल। जो Mn2O7 है, देखो अब ये क्या कह रहा है, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही। और तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने पर देखो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ये किस में बदल गया, कोवेलेंट कैरेक्टर। क्यों, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी तो जो आपका आयनिक कैरेक्टर है वो क्या होता चला गया, डिक्रीज। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होने पर ये किस में बदल गया, आपका कोवेलेंट में। और जो किस कलर का होता है बेटा, आपका Mn2O7 आपका होता है ग्रीन ऑयल, ग्रीन ऑयल की तरह का होता है, ठीक। इवन ऐसे CrO3 और V2O5 हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। जो इनके मेल्टिंग पॉइंट होते हैं क्या होते हैं, कम होते हैं। इन दिस हाई ऑक्सीडेशन ऑक्साइड द एसिडिक कैरेक्टर इज प्रीडोमिनेंट। अब देखो बेटा, इसने क्या कहा है कि जो आपका कौन MnO2 है, जो आपका जो आपका Mn2O7 है वो क्या होता है, ग्रीन कलर का ऑयल हो जाता है। क्योंकि जो आपके आयनिक कंपाउंड होता है बेटा वो सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन ये किस में बदल गया, आपका ऑयल में बदल गया। क्यों, क्योंकि ये अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, जब ये अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसकी इट मीन्स क्या है, तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर की तरफ बढ़ गया आयनिक कैरेक्टर से डिक्रीज होकर, ठीक है। तो इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर शो कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या किस में चेंज हो गया है, ऑयल में चेंज हो गया है, ठीक है। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे देवे, क्या दे दे, Mn2O7 आपको कह दे कि इसमें ये बताओ जो कौन सा ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर शो करेगा। तो जितनी लो ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी ज़्यादा क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर होगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी इतना ही कम आयनिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये कितनी करता है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। 2 2 4, ये कितने ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, 4। तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा आयनिक, फिर ये, और फिर ये क्या हो गया, कोवेलेंट। ये सबसे कम, सबसे ज़्यादा ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या पॉइंट निकलता है, यहाँ से निकलता है कि जितनी ज़्यादा आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ही कम आपका आयनिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ से। फिर है आपका इसी के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहा कि उसने जो आपके Fe2 आपका कौन CrO3 और V2O5 है, ये कह रहा है इनके मेल्टिंग पॉइंट लो हो गई। क्यों हो गई, देखो बेटा क्यों, क्योंकि जो आपका V2O5 है, V2O5 ये भी अपनी अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जो आपका CrO3 है ये भी क्या है, इसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और मैंने अभी बताया जो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ बढ़ते हैं वे कोवेलेंट कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। इसका मतलब इसमें आयनिक कैरेक्टर की बजाय कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। क्योंकि बेटा जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, लेकिन ये अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होने की वजह से इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा बढ़ गया और आयनिक कैरेक्टर कम हो गया, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बेटा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्योंकि जितना आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा इतना ही मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ से एक और पॉइंट क्या निकला है, एक तो हो गया क्या निकला है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप बढ़ा रहे तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज। अगर ऑक्सीडेशन नंबर आप बढ़ा रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो आपका मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। क्लियर हो गई यहाँ से बात। और दूसरा पॉइंट, और दूसरी लाइन क्या बोली इसने कि जो आपके है ये आपके एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ता जा रहा है, ठीक है, प्रीडोमिनेंट लिखकर। अब देखो क्या हो रहा है, आपका जितने ज़्यादा ऑक्सीजन, देखो अगर आपको ये दे दे, चलो आपको मैं V2O3 V2O4 V2O5 ये कंपाउंड है, आपको ये कह दे कि आयनिक कैरेक्टर में लगाओ, मेल्टिंग पॉइंट जिसका ज़्यादा है उसकी फॉर्म में लगाओ, या एसिडिक कैरेक्टर में लगाओ। सबसे पहले तो हम इसकी निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें 2 निकल जाएगी, 2 3 जा, और 2 से डिवाइड +3 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपसे आती होगी निकालनी, जिसकी निकालनी होती है उसे हम क्या लगते x, और इसका जो वो होता है चार्ज कितना होता है -2, 5 जा 10, 2 5 जा 10 हो जाएगा, आती होगी इस तरह निकालनी। ये निकल गया। अब देखो सबसे पहले सपोज अगर हमें आयनिक कैरेक्टर निकालना है, आयनिक कैरेक्टर जिसकी जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही कम क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर किसका होगा, VO, क्योंकि सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर क्या होगा, V2O3,
फिर किसका होगा V2O4, फिर किसका होगा V2O5। क्यों होगा बेटा? क्योंकि जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, अच्छा उल्टा रख गया भैया, तो आयनिक कैरेक्टर करना, ये ऐसे होगा। ठीक, सबसे ज़्यादा कौन? VO, फिर V2O3, V2O4, V2O5। किसके लिए है? आयनिक कैरेक्टर के लिए। जितना आपका क्या होगा, कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, इतनी ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा। ठीक, अभी पढ़ा है हमने। फिर मेल्टिंग पॉइंट, जितना ज़्यादा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट इतने ही कम क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट। सेम यही किसका हो जाएगा? आपका मेल्टिंग पॉइंट के लिए। ठीक, फिर है एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर का इसका उल्टा होता है, जितना मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा इतना ही वो किसे शो करेगा? एसिडिक कैरेक्टर को शो करेगा। तो कैसे हो जाएगा? एसिडिक कैरेक्टर के लिए हो जाएगा इसका उल्टा। ठीक, आयनिक कैरेक्टर मेल्टिंग पॉइंट एक दूसरे के इक्वल, लेकिन एसिडिक कैरेक्टर इनके अपोजिट। बेटा 3 पॉइंट निकल गए यहाँ से क्वेश्चन के, कि ऑक्सीडेशन स्टेट हाई तो आयनिक कैरेक्टर कम और मेल्टिंग पॉइंट कम, लेकिन एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा। ठीक, या आपको कहीं भी ऐसे अरेंज करना आ जाए कि इसमें से ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर कौन सा शो करेगा, याद रखना बेटा, जिसके पास जितने ज़्यादा ऑक्सीजन वो इतना ही ज़्यादा क्या शो करेगा? एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। जो जितनी अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा आयनिक कैरेक्टर कम रहेगा, एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा। मेरे ख्याल से ये लाइन पूरी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ तक के ये पैराग्राफ क्लियर हो गया होगा। अब देखो बेटा नेक्स्ट लाइन, Mn2O7 give HMnO4 and CrO3 give H2CrO4 and H2CrO7। मतलब जो CrO3 है, अगर आप वाटर के साथ इनकी रिएक्शन कराते हो तो क्या देता है? H2CrO4 and H2Cr2O7। और V2O5 is however amphoteric though many acidic and its give VO4 3 negative as well as VO2 plus साल्ट। अब देखो बेटा क्या कह रहा है, जो आपके MnO4, हाँ एक और बात और बतानी है मुझे। देखो जैसे मैंने कहा कि जितनी ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो क्या रहेगा? मोर एसिड। तो इसका मतलब दूसरा मीन्स क्या निकलता है? जितनी लो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा वो क्या होगा बेटा? मोर बेसिक। इसके अपोजिट ये होता है। ठीक, अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो आपका मोर एसिड, अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो मोर बेसिक। तो ये क्या कहा कि जो Mn2O7 है, अगर हम क्या कराते हैं, जो Mn2O7 है इसकी रिएक्शन करा देते हैं वाटर। जो आपका Mn2O7 है ये क्या काम करता है? वाटर के साथ किसका फॉर्मेशन करते थे? अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराते 2HMnO4, जो कि आपका एसिड होता है। अगर आपका MnO4 है, देखो ये क्या कहा है, ये कह रहा है कि जो Mn2O7 है ये क्या करता है? वाटर के साथ रिएक्शन कर H2O वाटर के साथ रिएक्शन कर आपका देता है 2HMnO4 देता है। क्या देता है? 2HMnO4, जो कि आपका एसिड होता है। ऐसे ही कहा जो आपका CrO3 है। ठीक है बेटा, अगर इसके साथ वाटर के साथ कराते हैं तो इसका बनता है H2CrO4 बनता है, H2Cr2O7 बनता है। दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं? एसिड होते हैं वाटर में डिजोल्व होने के बाद। इसको बोलते हैं हम क्रोमिक एसिड। ठीक है, तो क्या मीन निकला है कि जो MnO4 है अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अगर वाटर एक्वा सॉल्यूशन में एसिडिक की तरह बिहेव करता है, आपका क्रोमियम में भी +6 में है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये भी क्या करता है? एक्वा सॉल्यूशन में एसिडिक की तरह बिहेव करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कहा है इसने कि हवा एम्फोटेरिक थो मेनली एसिडिक। जो आपका V2O5 है ये क्या शो करता है? ये एम्फोटेरिक की तरह बिहेव करता है। एम्फोटेरिक क्या होता है बेटा? वे एज वेल एसिड और बेसिक दोनों की तरह बिहेव करते हैं। वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि कब इस एसिड की तरह बिहेव करना है और कब बेसिक की तरह बिहेव करता है। ये एसिड और बेस के बीच की कड़ी होती है। ठीक है, अब देखो बेटा हो गया। अब जो V2O5 है आपका, क्या है आपका? V2O5 क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि V2O5 कौन सा साल्ट देता है? इसने कौन से साल्ट का है? जो V2O5 है एम्फोटेरिक होता है। और कौन सा साल्ट देता है? VO4 3 नेगेटिव और VO2 प्लस, ये साल्ट देता है। देखो VO4 3 नेगेटिव और VO2 प्लस। ठीक है, ये दो साल्ट देता है कौन? आपका V2O5। क्वेश्चन आ जाए कि V2O5 क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। ये कौन से साल्ट देता है? VO4 3 नेगेटिव और VO2। इन वेनेडियम हियर इज ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम द बेसिक V2O3 टू बेसिक लेस बेसिक V2O4 एंड द एम्फोटेरिक V2O5। देखो ये क्या कह रहा है? चेंज होता जाएगा जब आपकी सीरीज क्या है? बढ़ती चल जाएगी हायर लो ऑक्सीडेशन स्टेट से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ। देखो जब ये V2O3 में है, ठीक है, जब ये V2O3 में है तो क्या काम करेगा? V2O3 में बेसिक है क्योंकि क्या है इसमें? लेस ऑक्सीडेशन स्टेट में है।
क्या है बेटा, जो V2O3 है इसमें V क्या है अपने लेस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये बेसिक की तरह बिहेव करेगा। फिर ये V2O4 थोड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी, मतलब ऑक्सीजन बढ़ा। जब ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो इसका मतलब इसमें एसिडिक कैरेक्टर बढ़ना शुरू हो गया, तो इससे ये क्या हो जाएगा, लेस बेसिक हो जाएगा। फिर लेस बेसिक होने के बाद फिर और ज़्यादा ऑक्सीडेशन बढ़ी, आपकी ऑक्सीजन बढ़ी, तो इसका मतलब ये किसकी तरफ बढ़ गया, एसिड की तरफ। इतना ही एसिडिक कैरेक्टर हो गया, इतना ही बेसिक कैरेक्टर हो गया, तो V2O5 क्या बन जाता है आपका, एम्फोटेरिक। क्लियर बेटा, ये बेसिक, ये लेस बेसिक, और ये आपका हो जाता है एम्फोटेरिक। अगर इससे हायर कंपाउंड बनाएंगे तो वो किसकी तरफ चल जाएगा, एसिडिक की तरफ। समझ में आ गया। जो V2O4 होता है डिजोलिन एसिड, अगर आप इसे डिजोल करते हैं किसमें, एसिड, तो ये कौन सा साल्ट देता है बेटा, VO2+। ये साल्ट आपको याद होनी चाहिए, ये कौन से साल्ट देते हैं, ठीक है। सिमिलर ऐसे ही V2O5 रिएक्ट विद एल्केलाइन। अगर V2O5, जो V2O5 है क्या आपका एम्फोटेरिक है, अगर ये एल्केलाइन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या होगा, ये एल्केलाइन है और ये क्या हो जाएगा, एसिड। एल्केलाइन के साथ ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और एसिड की तरह ये एसिड के साथ ये बेसिक की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये क्या है, एम्फोटेरिक है, ठीक है। अगर इसके सामने एसिड आएगा तो ये बेसिक बन जाएगा, इसके सामने बेसिक आएगा तो ये एसिड बन जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, एसिड के साथ कराते हैं, तो आपको पता है बेटा जब एसिड और बेस को मिलाते हैं साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये एसिड हो गया, बेसिक हो गया, तो क्या कह रहा है, कौन सा साल्ट का फॉर्मेशन होता है, VO4 नेगेटिव और VO4 नेगेटिव, VO4+। ये दो साल्ट का फॉर्मेशन होता है अगर V2O5 को किसी भी एल्काइल के साथ आप मिक्सअप करते हो, ठीक है। द वेल कैरेक्टर ऑफ CRO इज बेसिक। जो CRO वो तो होता है बेसिक, बट लेकिन Cr2O3 इज क्या होता है, एम्फोटेरिक। देखो यहाँ पर तो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में है, यहाँ किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में है। तो +2 में है तो मैंने कहा जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो क्या होता है, बेसिक ऑक्सीडेशन स्टेट। और जितनी आपकी ऑक्सीजन बढ़ती चली जाएगी, मतलब जितना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता चला जाएगा वो एसिडिक कैरेक्टर इन्वॉल्व होता चला जाएगा। ये बेसिक होता है, ये एम्फोटेरिक होता है। और KMnO4 अगर आप और ज़्यादा बढ़ा दो कि Cr2O7 में चल जाएगा, वो किसकी तरह बिहेव करता है, एसिड की तरह, ठीक है। तो लो ऑक्सीडेशन, देखो यहाँ से हम क्या मीन निकाला, देखो जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो बेसिक, जो मीडियम होगी तो एम्फोटेरिक, जो हायर पे होगा वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है यहाँ से। और एसिडिक कैरेक्टर शो करता है और कौन से साल्ट प्रोड्यूस करते हैं वे भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है बेटा। अब देखो इसके कुछ कंपाउंड्स है जो आपके चैप्टर है, कंपाउंड्स तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ ही है, आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट और आपका KMnO4, हमें आपके चैप्टर में ये पढ़ना है। इसका जो कंपाउंड है ये आपका K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, देखो बेटा जो Cr2 होता है इसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, ठीक है। और जब ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, आपको पता है जो Cr2 होता है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं होता। मैंने बताया था अप टू डाउन जाने पर आपकी जो स्टेबिलिटी है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में बढ़ती है। और ये क्या है, फर्स्ट सीरीज का है, इसका मतलब ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रहेगा, क्योंकि जो ऊपर क्या होता है, देखो ऊपर होता है आपका क्रोमियम, फिर क्या होता है MO, फिर होता है W। जो ये होता है ये तो जो ऊपर की सीरीज होती है ये तो होती है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल, और जितना अप टू डाउन जाते जाओगे वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होगी। तो +6 में आपका जो आपका W है और MO है ये दोनों तो होते हैं स्टेबल, लेकिन जो क्रोमियम होता है वो होता है लेस स्टेबल, वो होता है +3 में स्टेबल। तो यहाँ पर ये +6 में होता है, जिसकी वजह से अपने आप को किस में बदलना चाहते हैं, +3 में। तो ये इस रिएक्शन है +3 में बदल जाएगा, तो इसका मतलब अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग। तो इसका मतलब जो K2Cr2O7 है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, ठीक है बेटा। क्यों करता है मैंने आपको बता दिया, रीजन बता दिया, क्योंकि ये इसमें से क्रोमियम +3 में होता है और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए +3 में बदलने के लिए अपने आप को रिड्यूस करके दूसरे को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें हमें इसकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी पढ़नी है। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल यूज इन लेदर इंडस्ट्रीज एंड एज ऑक्सीडेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैनी एजो कंपाउंड्स। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका केमिकल कंपाउंड होता है, इसका जो लेदर इंडस्ट्रीज है उसमें इसका यूज किया जाता है किसी फॉर्म में, ऑक्सीडेंट के फॉर्म में, क्या बनाने के लिए, ऑक्सो कंपाउंड बनाने के लिए। डाइक्रोमेट आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमेट। जो डाइक्रोमेट है वो क्रोमेट से बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं, क्रोमेट, विच इज टर्न आर ऑब्टेन बाय द फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट और जो आपका क्रोमेट है, देखो क्रोमाइट से तो बनाया जाता है आपका क्रोमेट, क्रोमेट से बनाया जाता है आपका डाइक्रोमेट जो आपको बनाना है, ठीक है, विद सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट।
और इनकी रिएक्शन किसके साथ, और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ करा लो, ठीक है, या आप पोटेशियम कार्बोनेट के साथ करा लेते हैं। इन फ्री एक्सिस एयर द रिएक्शन विल सोडियम कार्बोनेट एक्सिस एज फॉलो। देखो ये रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। आपका ये क्या है, आपका ये है क्रोमाइट ओर, क्या है आपका क्रोमाइट ओर। अब इससे आप किसकी रिएक्शन कराओगे, Na2CO3 जो और किसकी फ्री एक्सिज, मतलब कि आप एयर कितनी भी ले सकते हो, ठीक है, एक्सिज में। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, देखो यहाँ पर तो Cr2, ठीक है, और यहाँ पे चेंज हो जाएगा Cr में, ठीक है। तो ये तो हो गया क्रोमेट, ये है डाइक्रोमेट, जहाँ डाई Cr आ जाए तो डाइक्रोमेट, खाली Cr है तो क्रोमेट। तो आपका जो क्रोमाइट कोर है ये किस में बदल जाएगा, सोडियम क्रोमेट में बदल जाएगा, ये मॉलिक्यूल निकल जाएगा आपके। द येलो क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है कि अगर क्रोमाइट की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो किस कलर का कंपाउंड मिलता है, या क्वेश्चन पूछ लेगा कि येलो कलर का कंपाउंड मिलता है, उसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला पूछ लेगा। तो आपको यहाँ से 3 नंबर से क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा यहाँ पर ये। तो जो येलो, ये आपको किस कलर का मिलता है बेटा, येलो कलर का। अब ये येलो कलर का मिल गया, हम इसको क्या कर लेंगे, फिल्ट्रेट कर लेंगे। फिल्ट्रेट करने के बाद फिर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ। एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर ये क्या होगा आपका, ये क्रोमेट से डाई में बदल जाएगा। देखो अब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, Na2CrO4 की हम किसी एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करा देंगे। ये जो आपका एसिड है ये इसे किस में बदल देगा, क्रोमेट से किस में बदल देगा, डाइक्रोमेट। CrO4 की रिएक्शन अगर आप एसिड से कराते हो तो ये बदल जाता है Cr2O7, और वापस अगर इसे बेस से कराते हो तो वापस किस में बदल जाता है, डाइक्रोमेट में। क्रोमेट की रिएक्शन एसिड में तो डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट की रिएक्शन OH के साथ, बेस के साथ तो वापस क्रोमेट में। तो आपका ये बन गया। अब इसका हम बना लेंगे क्रिस्टल फॉर्म में, किस में बना लेंगे, क्रिस्टलाइज कर लेंगे, जिससे कि आपका ये अलग हो जाएगा। आपको मिल जाएगा सिर्फ कौन, ऑरेंज कलर में Na2Cr2O7। अब Na2Cr2O7 आपको चाहिए क्या, K2Cr2O7। तो इसका मतलब हमें इसकी रिएक्शन, हमें यहाँ से किसको हटाना पड़ेगा, NO2 को, Na2 को। और Na2 हटाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, इससे मोर रिएक्टिव किसे, पोटेशियम को, KCl को। और जब हम इसकी KCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, K इससे मोर रिएक्टिव होता है, इसे यहाँ से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा और अपने आप यहाँ आ जाएगा। देखो सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सोल्यूबल, जो सोडियम डाइक्रोमेट है क्या मोर सोल्यूबल होता है किससे, पोटेशियम डाइक्रोमेट से। जो आपका ये सोडियम डाई, ये सारा सोल्यूबल हो जाता है, लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूबल नहीं होता। तो द लेटर देयरफॉर प्रिपेयर द ट्रीटिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ किसके, सोडियम डाइक्रोमेट विद पोटेशियम क्लोराइड। हम इसकी रिएक्शन अब पोटेशियम क्लोराइड के साथ कराएंगे, और पोटेशियम क्लोराइड के साथ कराने पर जो के इससे एन से मोर रिएक्टिव है, इसे यहाँ से क्या कर देगा, रिप्लेस। तो क्या बन जाएगा, K2Cr2O7 और क्या बन जाएगा, 2NaCl। ये मिलेगा आपको ऑरेंज कलर का, ठीक है, और क्रिस्टल की फॉर्म में। क्यों, क्योंकि जितने भी आपके Na2Cr2 हो गए वे तो सोल्यूबल हो जाएंगे, लेकिन K2Cr2 क्या होता है, वो सोल्यूबल नहीं होता। वो आपको किस फॉर्म में मिल जाएगा, इस K2Cr2 क्रिस्टल के फॉर्म में हो जाएगा, और आप वहाँ से आप रिमूव कर लोगे, ठीक है। ऑरेंज क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये किस कलर का मिला आपको, ऑरेंज कलर का। द क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर इंटरकन्वर्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। मैंने अभी बताया आपको, अगर पीएच सॉल्यूशन एसिडिक की फॉर्म में है तो किस में बदल देगा, डाइक्रोमेट में। और अगर पीएच सॉल्यूशन बेसिक की फॉर्म में है, 7 से ज़्यादा है, तो किस में बदल जाता है बेटा, वो क्रोमेट में। अभी लिख कर बताया था, देखो ये रहा। अगर आप क्रोमेट, आपको डाइक्रोमेट बनाना है तो एसिड ले आओ, लेकिन अगर आपको क्रोमेट बनाना है तो क्या ले आओ, बेसिक फॉर्म ले आओ। क्लियर है पॉइंट, क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ से। अब देखो हम इसका स्ट्रक्चर देखो आप, इसकी Cr है O। अब देखो इसमें तो बिल्कुल सीधे डायरेक्ट ये से रिएक्शन दे दी, ये दे दिया। देखो जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, देखो जो क्रोमियम होता है 6 बॉन्ड बनाता है, 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब देखो 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे हम, जैसे क्रोमियम है, कितने ऑक्सीजन है बेटा, 4, तो 1 2 3 4, कितने बॉन्ड बनाएंगे, 6, तो 2 ये बढ़ा दो, 2 ये 6 हो गई। अब जिस ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड मिल गया, इनके ऊपर तो ना प्लस चार्ज ना माइनस चार्ज, लेकिन जिसके ऊपर एक बॉन्ड रह जाएगा, जो ऑक्सीजन होता है आपको पता है वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो कहीं भी अगर सिंगल बॉन्ड में होता है हम उसे कैसे लिखते हैं, नेगेटिव की फॉर्म में, ठीक है। और ये 2 नेगेटिव ही कहाँ लिख दे इसने, बाहर। और ये स्ट्रक्चर होगी, ये स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है, इस फॉर्म में। आगे हो गया स्ट्रक्चर आपके समझ में। अब देखो आपका है Cr2, क्या होता है, Cr2O7। अब देखो Cr2O7 में क्या करोगे आप, एक Cr इधर लिखोगे, Cr इधर, डिवाइड करोगे
आपके ऑक्सीजन इधर चल जाएंगे, 3 ऑक्सीजन इधर चले जाएंगे और एक वो बीच में ब्रिज का वर्क करेगा। ठीक है, अब वही 6 वाला वो बनाओ कि देखो 1 2 3 4 5 6, 2 ऑक्सीजन तो किससे जुड़ जाएंगे, डबल बॉन्ड से। 2 ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएंगे, डबल बॉन्ड से। इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, एक माइनस चार्ज। ऐसे ही 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। और ये दोनों माइनस चार्ज कहाँ रख दिए, बाहर रख दिए। ठीक है, तो आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाओ या डबल फॉर्म की फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाओ। और ये दोनों इन दोनों के बीच में कर रहा है एज ए ब्रिज वर्क। कौन, CrO ये इन दोनों को क्या कर रहा है, ब्रिज की फॉर्म में जोड़ रहा है। ठीक है, अब इसकी पूरी लाइन मैंने स्ट्रक्चर वैसे ही पहले बता दिया आपको, हमने लाइन तो पढ़ी नहीं, लेकिन अब अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। अब देखो क्या कह रहे हैं इसमें, द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमेट आयन CrO4 एंड द डाइक्रोमेट इन, ये क्रोमेट हो गया आपका। ठीक है, और ये क्या है आपका, डाइक्रोमेट। ठीक है, द क्रोमेट आयन इज टेट्राइडल, जो ये फॉर्म है किसकी है बेटा, टेट्राइडल। टेट्राइडल की स्ट्रक्चर यही तो होती है इस फॉर्म में। ठीक है, टेट्राइडल की फॉर्म है। ठीक, वेयर एज द डाइक्रोमेट आयन कंसिस्ट ऑफ 2 टेट्राइडल, इसमें क्या हो रहे हैं, 2 टेट्राइडल, एक ये 2 टेट्राइडल कंसिस्ट हो रहे एंड 2 टेट्राइडल शेयरिंग 1 कॉर्नर विद, किसके साथ, बॉन्ड एंगल बेटा COR। ये एज ए किस तरह वर्क कर रहा है, ब्रिज कर वर्क कर रहा है 2 टेट्राहीड्रल के बीच में। ठीक है, और कितने का बॉन्ड एंगल, 126 डिग्री इसका एंगल बना रहा है। ठीक है, बॉन्ड एंगल 126। सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो आपके सोडियम और पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है बेटा किस तरह बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। द सोडियम साल्ट हैज़ ए ग्रेटर सोल्युबिलिटी इन वाटर, जो सोडियम साल्ट होते हैं वे क्या रखते हैं, बहुत ज़्यादा वाटर में सोल्यूबल रखते हैं जो उसके साल्ट होते हैं। एंड एक्सट्रीमली यूज्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जो आपके सोडियम है, अगर आप सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन किसी बेस के साथ कराते हो तो जो साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं वे वाटर में क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं, जिससे वाटर से साल्ट को क्या कर सकते हैं हम, रिमूव कर सकते हैं। तो इसका यूज इंडस्ट्री में यूज किया जाता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जो सोडियम डाइक्रोमेट होता है जो आप देखते हो क्लास में जो टाइट्रेशन करते हो, टाइट्रेशन की फॉर्म में इसका यूज किया जाता है, किसमें, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इन एसिडिक सॉल्यूशन इट्स ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कैन बी रिप्रेजेंट एज फॉलो। देखो जब ये ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म में होता है ये किस तरह वर्क करता है, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस, मतलब बेटा इसे K2Cr2O7 लिख लो या K2 हटाकर इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं इसको लिखते हैं हम आयनिक फॉर्म बोलते हैं। तो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस कितने चार्ज, 14 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 2Cr3, ये आप याद रखना बेटा, ये इतनी इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत सारी रिएक्शन में इसका यूज करना है। ठीक है, आप देखो जितने आपके H प्लस इधर होते हैं उसके हाफ इधर क्या होता है, H2 होता है। याद रखना जब भी आप कोई भी रिएक्शन करते हो अगर एक तरफ H प्लस 8 है तो उसके हाफ दूसरी तरफ क्या हो जाते हैं, उसके हाफ ही दूसरी तरफ क्या जुड़ेंगे, वाटर मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। ठीक है, जो ये क्लियर हो गया, ये किसकी तरह वर्क करता है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में और किस में बदल गया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो गया, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ है तो इसका मतलब खुद का क्या क्या है, रिडक्शन, और दूसरे का क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो जो Cr2O7 होता है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। मैंने आपको बताया क्योंकि Cr2O7 +6 में स्टेबल नहीं होता, ये अपने आप को करना चाहता है +3 में, इसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव करता है। ठीक, 10 एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट विल ऑक्सीडाइज आयोडाइड टू आयोडीन। तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है अगर हम इसकी रिएक्शन I के साथ करा दे तो I को किसमें, आयोडाइड का मतलब I नेगेटिव को बदल देता है किसमें, I2, सल्फाइड को बदल देता है सल्फर, टीन को बदल देता है टीन 4, आयरन को बदल देता है आयरन 4। द हाफ रिएक्शन आर नोटेड बिलो। अब देखो बेटा अगर आप इसकी रिएक्शन, अब देखो बेटा हमें ये रिएक्शन याद रखनी है सबके साथ। क्यों, सब में हम जो भी रिएक्शन कंप्लीट करेंगे हम इसके हेल्प से करेंगे।
ये रिएक्शन सब में यूज करनी है, आपको ये याद रखना है। देखो आपको एग्जाम में कैसे मिलेगी, Cr2O7 Sa2 नेगेटिव H+I लिख कर दे देगा और ये कहेगा कि इसको बैलेंस करो और कंप्लीट करो। तो आपको कैसा करना पड़ेगा, आपको ये तो सब में याद करनी है। देखो ये ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक सिखाऊंगी, ये सिर्फ सब में सिर्फ ये रिएक्शन याद रखो और कुछ याद नहीं रखना है आपको। फिर क्या करना है, देखो किस में कन्वर्ट, देखो I साथ लिया हुआ है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ये I है आपका जो K2Cr2 है किस में कन्वर्ट करता है। हमें पता है I से आयोडाइड से आयोडीन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इधर I कितना है बेटा 2 और इधर I कितना है 1, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर 2 लगा देंगे, ठीक है। अब देखो एक I ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, देखो यहाँ पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर क्या है 0, तो इसके एक I का 1 इलेक्ट्रॉन और 2 I के कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 2, जब भी तो ये 0 पे जाएगा। नेगेटिव का मतलब होता है कि इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब इसने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए और 0 में पहुंच गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉन और जो नीचे है जिसको ये ऑक्सीडाइज कर रहा है उसके इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है और कुछ नहीं करना है। अब देखो यहाँ पर तो 6 है, यहाँ पर कितना है 2, तो हम इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 3 की मल्टीप्लाई कर कर क्या हो जाएगा 6I नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा 3I2 और 6 इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिख दो, कंबाइन करके क्या बनेगा आपका, देखो बेटा क्या बनता है Cr2O7 उतार दो पूरा ही, कोई ऐसे ही क्या प्लस 14 H+ और तो ख़त्म, ये तो कैंसिल हो गया। फिर कौन है इसी की तरफ, पहले इधर वाले लिखोगे क्या है 6 बीच में प्लस 6I नेगेटिव, फिर एरो इधर, अब इस साइड आ जाओ क्या है 2Cr3+ 7H2O। फिर कहाँ से किस पर आना, क्योंकि ये बैलेंस की हुई है ना तो यही लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कितने कितने लूज किए इतने इसने गेन कर लिए, तो प्लस 3I2। ये आपकी रिएक्शन हो गई, ठीक है बेटा, ये आपकी क्या हो गई कंप्लीट रिएक्शन हो गई। देखो कंप्लीट करोगे 3Cr2SN2 लिखा हुआ है, कितने एच आ जाएंगे यहाँ पर 14, कितने 6 आ जाएंगे, कितने आई आ जाएंगे 6, और इधर क्या आ जाएगा आपका Cr3+ 7H2+ 3I2। बस ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको बेटा ये याद रखना है, ठीक है। जिसे भी ये ऑक्सीडाइज करेगा उसके इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन के साथ बैलेंस कर कर सिर्फ क्या करना है आपको इकट्ठा करके लिखना है, ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं SN से SN2+ में, आपको ये पता होना चाहिए जो SN है वो किस में पता चेंज होता है, +2 से +4 में जाता है, तो रिएक्शन कैसे देगा वो आपको CrH+ SN2+, ये दे देगा। कंप्लीट करो और बैलेंस करो, तो हमें सिर्फ क्या करना है ये रिएक्शन सेम सबके साथ सेम रखनी है, ठीक है। एसिड की मीडियम में पर अब इसके साथ सेम है, तो अब क्या करोगे आप इसमें SN से SN2, देखो ये तो सेम है, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो इसका तो हमें बैलेंस नहीं करना है, तो 2+ से 4 में गया हुआ है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन 2 और 4 में से गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 2 हो गया। अब देखो यहाँ पर तो 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 है, तो किसकी मल्टीप्लाई करो 3 की, तो 6 हो जाएगा, तो 3SN2+ 3SN4+ और क्या जाएगा 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसको क्या कर दो कंबाइन करके लिख दो, क्या आ जाएगा Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H+, ये तो ये इससे कैंसिल हो गया। कौन सी बैलेंस की है ये वाली, ये जो बैलेंस की हुई है वो रखनी है बेटा, क्या आ जाएगा 3 + 3SN2+, और कुछ नहीं करना है। अब इधर आ जाओ 2Cr3+ 7H2O और ये उतार दो 3SN4+, हो गई बैलेंस, लिख दो। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा Cr2 ये 14, ये कितना है यहाँ पर 3SN, ये उतार दो Cr3 7H2 और 3SN4, ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट। देखो बेटा कितनी सिंपल है, सिर्फ आपको समझनी है। जैसे कि आपका Cr है, ठीक है, Fe को कह रहा है, अब देखो Fe2+ से Fe3+ में जा रहा है, ये सब में सेम रहेगी आपको पता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर कितने हैं 6, तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 6 की मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या आ जाएगा 6Fe2+ 6Fe3+, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ Cr14 यहाँ पर 6 एरो 2। जब आप इसे कई बार करोगे आपके प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि सेम ही रिएक्शन यूज़ हो रही है, और 6Fe3+, लो हो गई बैलेंस। कितना टाइम लगता है बैलेंस करने में, आ गया होगा समझ में बेटा, इस तरह होना है ये रिएक्शन, ठीक है।
यहाँ पर एस एन एफ ई वाला भी एस में क्या हो जाएगा आपका S2 नेगेटिव, S2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इधर क्या 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो नीचे कितनी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 की, तो बैलेंस हो जाएगा 3A हो जाएगा 3S हो जाएगा, सब बैलेंस हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो इतना हो गया। Fe2+ वाली हमने अभी की है, 6 Fe हो गए थे। ये सबसे नीचे वाली बैलेंस की है, ये बैलेंस करके इसने दिखाई हुई है। मेरे ख्याल से बेटा आपसे अच्छे से आ गई होगी रिएक्शन। ठीक है, सिर्फ आपको सिर्फ ये याद रखनी है और सबके साथ इसे बैलेंस करना है। इलेक्ट्रॉन के 6 इलेक्ट्रॉन को उसके साथ बैलेंस करना है। सपोज करो बेटा अगर 6 बैलेंस नहीं हो रहा है तो ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऊपर में भी मल्टीप्लाई हो जाए, नीचे पे भी मल्टीप्लाई हो जाए और दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, हमें दोनों के इक्वल दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, इक्वल करने हैं। सपोज करो किसी में कंडीशन ऐसी बन गई कि हम इसमें ये मल्टीप्लाई करके इसके जैसा नहीं कर सकते। सपोज करो 5 हो गया, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ पर कितना है 6, तो हम क्या करेंगे 5 की मल्टीप्लाई इसमें, 6 की मल्टीप्लाई इसमें, 30 हो जाएगा। क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन इक्वल, जो इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस हो रहे हैं उन्हें इक्वल करना है और किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। अब पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 इसका भी वर्क क्या होता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। क्या ऐसे वर्क करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। अब देखो इसमें क्या कहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम परमैंगनेट इज प्रिपेयर्ड बाय द फ्यूजन ऑफ MnO2। ये एक और है, जैसे इसमें क्रोमाइट और था, ये क्या आपका MnO2 विद एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक क्या KNO3। दिस प्रोड्यूस द डार्क ग्रीन K2MnO4। अगर आप MnO2 की रिएक्शन किसी एल्कली के साथ करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो किसका फॉर्मेशन कर देता है बेटा, K2MnO4। ठीक है, किसका फॉर्मेशन कर देता है, K2MnO4 विच डिस्प्रोपोर्शनेट, जिसका फिर क्या हो जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। मतलब कि ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। एक आपका मेटल निकल जाएगा और एक होगा ऑक्सीडाइज और एक हो जाएगा रिड्यूस इन ए नेचुरल या एसिडिक सॉल्यूशन टू गिव परमैंगनेट। ये एसिडिक या नेचुरल कंडीशन में क्या दे देता है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। देखो पहले तो 2MnO2 की रिएक्शन आप किसके साथ करोगे, एल्कली मीडियम में, तो MnO2 बदल जाएगा आपका K2MnO4 में। किस में बदल जाएगा बेटा, आपका K2MnO4 में। अब जो आपका K2MnO4 है, आप इसे क्या करोगे, एसिडिक मीडियम, एसिड के साथ रिएक्शन करोगे और ये क्या होता है बेटा, डार्क ग्रीन कलर का। याद रखना, इनके कलर जरूर याद रखना, कैसा होता है, डार्क ग्रीन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, किस कलर का हो जाता है, डार्क ग्रीन कलर का हो जाता है। फिर हम जब इसे एसिडिक मीडियम में लेकर आते हैं, जैसे उसे भी मैं एसिडिक मीडियम में रखा था ना, तो इसका डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। मतलब कि एक ऑक्सीडाइज होगा और एक क्या होगा, रिड्यूस होगा। देखे 2 4 जा 8 तो किस में बदल जाएगा, +7 में। इसका मतलब यहाँ पर तो गया 7 में, ये 2 4 जा 8, यहाँ पर 2 2 जा 4, यहाँ एक तो गया +7 में और एक गया हो गया +4 में। इसका मतलब एक इंक्रीज हो रहा है और एक डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जब इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, एक का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है और एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कमर्शियल इट इज द प्रिपेयर्ड बाय द एल्कली ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2 फॉलो बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नेट 4। अब देखो आपका MnO4 है, MnO4 का क्या करा आपने, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करा और किस में बदल जाएगा, मैग्नेट बदल जाता है आपका किस में, पर मैग्नेट आयन में। किस में बदल जाता है, मैग्नेट चेंज हो जाता है पर मैग्नेट। देखो पहले तो MnO2 को आपस में फ्यूज हो गई, फ्यूज होने के बाद ये आपस में कंबाइन हो गए तो क्या बन गए, फ्यूज का मतलब जुड़ना बेटा, MnO4 बन गया। अब जो आपका MnO4 है, फिर हमने इसका एल्केलाइन सॉल्यूशन में क्या किया, ऑक्सीडेशन किया। ऑक्सीडेशन करने पर जो आपका MnO4 है वो किस में बदल गया, पर मैग्नेट आयन में चेंज हो गया। ठीक है, अब आगे देखो अब वो तो 1 2 प्रिपरेशन तो हमने इसमें पढ़ ली। अब थर्ड, इन द लैबोरेटरी में जो आपका मैग्नीज सेकंड है, आयरन साल्ट ऑक्सीडाइज बाय द पर ऑक्सोडाइसल्फेट। पर ऑक्सोडाइसल्फेट होता है आपका H2O8 नेगेटिव। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है बेटा, S, ये डबल बॉन्ड से जुड़ जाता है, ये डबल बॉन्ड से, देखो ये डबल बॉन्ड से जुड़ जाता है, ये O नेगेटिव। फिर पर का मतलब है जब 2 ऑक्सीजन आपस में, किसी भी उसमें 2 ऑक्सीजन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे तो उसके नाम के अंदर लग जाता है बेटा पर। फिर दोबारा आपका क्या जुड़ जाएगा, S डबल बॉन्ड O
डबल बॉन्ड O और ये O नेगेटिव। जब ये इसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं बीच में से बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और SO4 आपको फॉर्म में मिल जाता है। क्या हो जाता है, SO4 का फॉर्मेशन हो जाता है और इसको किस में बदल देता है, आपका 2MnO4 में। तो ये क्या है, Mn2+, ये होगा किसी न किसी का साल्ट MnCl2। ये Cl हटा दे तो किस फॉर्म में ले लिया कि जिस पे से ये 2, जिस साल्ट में ये आपका Mn2+ फॉर्म में होगा वही साल्ट उठा लिया। Cl छोड़ दे तो Mn2+ ले लिया। इसकी किसके साथ रिएक्शन करा दिया आपने, पेरोक्सो डाई सल्फेट, 8 वाटर मॉलिक्यूल लिए। जब इसके साथ रिएक्शन करता है आपका 2NO4 बन जाता है और ये बीच में से ब्रेक होकर क्या बन जाता है आपका SO4 और प्लस 16H2। जो आपका H2O है किसमें बदल जाएगा, मैंने बताया जहाँ H2O हो उसके डबल क्या निकाल दो, दूसरी तरफ H+ निकाल दो। ये 8 है तो ये क्या हो जाएगा 16 और 5 2 जा 10, 10 क्या हो जाएगा आपके SO4 2Mn का Mn हो गई बैलेंस। ठीक है, देखो बेटा बीच में से ब्रेक हुए तो SO4 हो गया। ठीक है, मैंने बताया है आपको कि जितने वाटर मॉलिक्यूल इतने उसके डबल क्या निकाल दो H+, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, 8 है ये 16 हो जाएगा और Mn इधर कितने हैं 2, तो इस साइड भी 2। ठीक है, हो गया। अब देखो पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्म डार्क पर्पल कलर। ये क्या होता है बेटा, डार्क, इतना डार्क पर्पल कलर होता है कि हमें वो लगभग ब्लैक ही कलर दिखता है। क्रिस्टल विच इज आर आइसो स्ट्रक्चर विद दोज ऑफ KClO4। जो आपका आइसो स्ट्रक्चर क्या होती है बेटा, जिनकी स्ट्रक्चर सेम हो, लगभग क्या हो, सेम होती है, वही क्या होती है, आइसो स्ट्रक्चरल होती है। कहते हैं कि जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है उसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल किसके जैसी है, KClO4 के जैसी है। द साल्ट इज नॉट वेरी सोल्यूबल। जो साल्ट होते हैं इसके उसमें किसमें सोल्यूबल नहीं होते हैं, वाटर में, बट व्हेन हीटेड इज डिकम्पोज। लेकिन अगर ऐसा आप हीट करोगे, हीट करने पर ये जो KMnO4 है आपका क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। किसमें, K2MnO4 में। ये क्या कलर का पढ़ के अभी पढ़ के आए थे ना, डार्क ग्रीन कलर का होता है। और किसमें टूट जाएगा आपका MnO2। MnO2 से इसका फॉर्मेशन हुआ था और प्लस O2। ठीक है, अब इट हैज़ 2 फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंसिडरेबल इंटरेस्ट। इट इज इंटेंस color and the diamagnetism along with temperature dependent weak परमैग्नेटिज्म। अब देखो क्या कह रहा है इसमें, अब देखो बेटा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको ये तो बात होगी कि अगर आप इसमें जो पोटेशियम है वो क्या है, वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, लेकिन अगर आप सोल्यूबल भी करते हैं कुछ टेम्परेचर बढ़ा के तो कितना सोल्यूबिलिटी होगी, 100 ग्राम में सिर्फ 6.4 ग्राम ही वो डिजोल्व होगा। बाई चांस आपसे ये पूछ ले कि वाटर में KMnO4 की सोल्यूबिलिटी कितनी होती है, तो 100 ग्राम में कितने होते हैं 6.4 ग्राम, मतलब 100 ग्राम में 100 में आपको सिर्फ कितना घुलेगा 6.4 ग्राम में डिजोल्व होगा। ठीक है, अब इसमें क्या कहा, इसने कहा कि जो आपका KMnO4 होता है क्या होता है बेटा, डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी लगता है, लेकिन वो कभी कभार क्या भी करता है, अगर आप कुछ टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो ये है डायमैग्नेटिज्म में से किस में बदल जाता है, वीक पैरामैग्नेटिज्म की तरह भी वर्क करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब देखो दीज कैन बी एक्सप्लेन बाय द यूज मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT में पढ़े है, विच इज बियॉन्ड द प्रेजेंट स्कोप। अब देखो आपने ये MOT में पढ़ा था, अब फिर भी मैं इसमें बता देती हूँ आपको। जो MnO4 होता है, देखो जो मैग्नीज होता है किस में होता है, KMnO4 में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है ये। ठीक, इसमें क्या होता है, +7 में आपकी जो 3D है ये भी 0, जो 4s है ये भी 0 है। ये दोनों 0 होने के बाद भी, खाली होने के बाद भी जो आपका KMnO4 है वो क्या होता है, पर्पल कलर का होता है। क्या होता है, डार्क पर्पल कलर का होता है। क्यों होता है, देखो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, DD ट्रांजिशन भी नहीं हो रहा है, फिर भी ये कलरफुल क्यों होता है, क्यों, क्योंकि चार्ज ट्रांसफ़र जो इसकी स्ट्रक्चर होती है आपकी Mn की ऐसे होती है बेटा, ये हो गया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है ये ऐसे। ठीक है, इसके ऊपर एक नेगेटिव है, 2 2 4 6 7 ये स्ट्रक्चर होगी। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जो आपका ये नेगेटिव है ऑक्सीजन और जो आपका मैग्नीज है, जो चार्ज है किसकी तरफ ट्रांसफ़र शुरू हो जाता है, आपका मैग्नीज की तरफ। जब चार्ज इसकी तरफ ट्रांसफ़र शुरू हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7। ये थोड़ी देर के लिए किस में बदल जाता है, Mn+6 में बदल जाता है, जिससे इसका एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन किस में बढ़ जाता है, इसमें 1। इस 1 की वजह से जो आपका DD ट्रांजिशन होता है, मतलब कि T2G से जब लो एनर्जी से हाई एनर्जी में क्या करता है, ये जंप करता है, तो ये हमें पर्पल कलर का दिखाई देता है। तो आंसर क्या आ जाता है, चार्ज ट्रांसफ़र। जो आपका KMnO4 है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि KMnO4 के जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसमें D0 आपका D ऑर्बिटल भी एम्प्टी होता है, S ऑर्बिटल भी
एम्प्टी होता है फिर भी ये कलरफुल क्यों होता है? तो आंसर क्या होगा? ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर की वजह से जो KMnO4 है आपका क्या होता है? पर्पल कलर का होता है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी आ गया और एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें थोड़ी देर के लिए कौन सी प्रॉपर्टी भी आएगी? पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, वैसे तो डायमैग्नेटिज्म होता है, इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो एक किसकी तरह बिहेव करता है? पैरामैग्नेटिज्म। तो मेरे ख्याल से बेटा आपकी लाइन क्लियर हो गई होगी। दीज कैन बी, ये तो हो गया। द मैग्नेट एंड परमैग्नेट आंस आर टेट्राहेड्रल। जो आपके मैग्नेट हो परमैग्नेट, जो इनकी स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल होती है। द पाई बॉन्डिंग टेक प्लेस बाय ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। मैग्नीज का d ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। द ग्रीन मैग्नेट, ग्रीन मैग्नेट मतलब कि ये वाला, ठीक है, जिसकी स्ट्रक्चर क्या है? ये जिसमें 2 नेगेटिव, MnO4 2 नेगेटिव, ये ग्रीन कलर का होता है बेटा आपका। ठीक है, द पैरामैग्नेट कहाँ गए भी? द ग्रीन मैग्नेट इज पैरामैग्नेटिक। किसकी तरह बिहेव करता है? मैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके पास क्या होता है? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। बट द पैरामैग्नेट इज डायमैग्नेटिक। जो आपका ये होता है, ये क्या होता है? आपका डायमैग्नेटिक होता है ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो आपका मैग्नेट है बेटा, मैग्नेट में तो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है एक, जिसकी वजह से ये क्या है? पैरामैग्नेटिक होता है। जो आपका क्या होता है? आपका परमैग्नेट आयंस होता है, ये क्या होता है आपका? इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जो मैग्नेट है, मैग्नेट तो ग्रीन कलर का होता है और आपका पैरामैग्नेटिक होता है। जो आपका परमैग्नेट होता है, परमैग्नेट में क्या होता है आपका? जो ये किस कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसकी वजह से ये क्या हो जाता है? डाई मैग्नेटिक हो जाता है। ठीक है, अब यही सेम रिएक्शन देखो, मैंने बेटा पीछे समझाई थी ना आपको, बिल्कुल सेम ऐसे ही ये रिएक्शन होगी कि इसका ऑक्सीडाइज करके इसे किस में बदल देगा? CO2 में। Fe2 से Fe3 में बदल देता है, NO2 से NO3 में बदल देता है, I किस में बदल देता है? I2 में बदल देता है। सेम वो ही यूज होगा जो मैंने मेथड इससे पहले चेंज करा था। बस इसकी जो आयनिक स्ट्रक्चर है उसमें तो कौन सी स्ट्रक्चर थी? 14H वाली K2Cr2 वाली थी, और इसमें उसकी जगह क्या लोगे आप? ये वाली लोगे। सबका कंपैरिजन किसके साथ करना है आपको? इस रिएक्शन के साथ करना है और बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन को। सेम वही प्रोसेस है बिल्कुल, और कुछ नहीं करना है। इसकी जैसे CO2 को इसके साथ बैलेंस करो, Fe2+ को इसके साथ बैलेंस करो, और बैलेंस करके आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं करके भी दिखा देती हूँ आपको एक दो। अब देखो बेटा, इनको किसके साथ कंबाइन में निकालना है। जैसे उसके Cr2 के लिए हमने क्या रखी थी? वो एक इक्वेशन रखी थी ना फिक्स। इसके लिए भी अगर कोई भी रिएक्शन देते हैं कि एसिडिक मीडियम में ये है और आपको ऑक्सीडाइज करना है, सपोज करो आपको ये दे दिया है, ठीक, हाफ फॉर्म में, क्या दे देगा? MnO4H+ और C2O4 ऐसे लिख कर दे देगा, और आपको रिएक्शन क्या करनी पड़ेगी? कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो पहले तो आप क्या लिखोगे? सबसे ऊपर इस वाली इक्वेशन को लिखोगे। ठीक है, देखो ऐसे इक्वेशन लिख ली। फिर हम इसे देखो, ये इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। कैसे लिख सकते हैं आप? C2O4 2 नेगेटिव। कभी कभार रिएक्शन में ऐसे भी लिखा हुआ आता है और कभी कभार ऐसे लिखा हुआ आता है। आपको पता होना चाहिए ऑक्सलेट आयन है, एक ही है। तो कितने नेगेटिव चार्ज है? 2। तो CO ऑक्सलेट से बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कितने C है? 2। तो पहले तो इसको बैलेंस कर लेंगे। फिर कितने नेगेटिव चार्ज है? 2। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने हैं? 5। और यहाँ पर बेटा कितने हैं? 2। मैंने कहा था जो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन है इनको हम क्या करते हैं? बैलेंस। देखो Mn के लिए आप ये इक्वेशन लोगे और Cr2 के लिए जो वो बताई थी वो वाली इक्वेशन लोगे। ठीक है बेटा, अब ये हो गया। अब यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई कर दोगे आप? क्योंकि यहाँ 5 यहाँ 2 और इन दोनों को हमने इक्वल करना है, तो इसमें तो किसकी मल्टीप्लाई कर दोगे? 5 की, और इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 2 की। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 8 जा 16। तो क्या बन जाएगा? MnO4 साथ के साथ ही लिख कर बताऊँगी बेटा, 8 + 16H+, क्योंकि इस 2 की मल्टीप्लाई किस में हो गई? H पर, इसमें फिर प्लस ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, फिर नीचे वाला है। अब इधर के ये दोनों तो कंप्लीट। अब इसको लिखो 5C2O4 5C2O4 2 नेगेटिव। अब इधर ख़त्म, एरो 2 की मल्टीप्लाई की तो कितना हो गया? 2Mn2+, फिर 2 4 जा 8H2O। क्लियर। अब इसके बाद कौन आ गया? 2 5 जा 10 CO2। ये हो जाएगी आपकी कंप्लीट बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बेटा, ऐसे करना है बिल्कुल सेम जैसे हम उसमें इक्वेशन करके आए ना,
इसमें क्या आयोडीन लिबरेट पोटेशियम आयोडाइड, देखो आई नेगेटिव है, ठीक है, और किस में चेंज हो रहा है I2। सेम ऐसे ही बैलेंस करके लिखनी है आपको, ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है। मैंने वो पहले करके दिखाई दी ना, सिर्फ वहाँ पर क्या लिया था K2Cr2 की इक्वेशन, यहाँ पर क्या लोगे MnO4 की इक्वेशन, ये इक्वेशन लोगे, इसको I और I2 I नेगेटिव से I2 नेगेटिव में क्या कर देंगे, इन दोनों के बैलेंस कर देंगे। चलो एक और रिएक्शन मैं आपको फिर भी करके दिखा देती हूँ, आई वाली दिखा देती हूँ फटाफट कर कर। अब ये वाली देखो, अब इसको देखो, वो तो यही रिकेश आई नेगेटिव से किस में बदलेगा बेटा, आई नेगेटिव से चेंज हो जाएगा I2 में। कितने हैं 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, दो करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और वहाँ पर क्या था 5 इलेक्ट्रॉन, तो वही सेम प्रोसेस, इसमें 5 की मल्टीप्लाई और ऊपर वाले में 2 की मल्टीप्लाई, क्लियर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10I और 5I2, देखो 10I नेगेटिव और आपका 5I2, और सेम ऊपर आपका जो आएगा 2 की मल्टीप्लाई कर, ठीक है। ऐसे ही Fe2+ से Fe3+ में जो आपकी रिएक्शन है सेम वो तो लिखनी है। कौन सी रिएक्शन थी आपकी, MnO4 नेगेटिव 8H+ और आपके 5 इलेक्ट्रॉन और Mn2+ और 4H2, ये तो रिएक्शन है आपकी इसकी Mn वाली जो आपको याद रखनी है, ठीक। तो किस में चेंज करने के लिए कह रहा, Fe को Fe2+ से चेंज होता है आपका Fe3+ में, ये याद रखना है कि कौन सा किस में ऑक्सीडाइज होता है। बस इधर कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इसका मतलब यहाँ 5 है, तो हम निचले वाले पोर्शन में किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 5, तो फिर इन दोनों को क्या कर दोगे इकट्ठा करके लिख दोगे, ऐसे हो जाएगी। मेरे ख्याल से बेटा आगे होगी समझ में। वैसे ही सेम एकदम सेम, देखो अभी रिएक्शन करके आए हम ऑक्सीलेट वाली रिएक्शन, ठीक। S वाली, S किस में कन्वर्ट हो जाए H2 नेगेटिव, तो S कन्वर्ट हो जाता है किस में H2 नेगेटिव, तो S ऐसे बैलेंस हो जाएगी। ऐसे ही आपका सल्फ्यूरिक जो आपका SO3 2 नेगेटिव हो वो चेंज होता है आपका किस में SO4 O नेगेटिव। चलो ये भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा सेंस हो जाता है। देखो आपकी जो MnO4 2 नेगेटिव प्लस 8H+ 5 इलेक्ट्रॉन किस में चेंज हो जाते हैं Mn2+ में और 4H2O में, ठीक है। एक तो होगा ये किस में चेंज कर रहा है वो देगा आपको SO3, ठीक। और आपको पता SO3 को 2 नेगेटिव, और आपको पता नहीं चाहिए जो SO3 होता है वो SO4 में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है बेटा SO4 में, थोड़ा उससे अलग होता है। अगर ऑक्सीजन का डिफरेंस आता है तो जो ये मेथड बताऊंगी, अगर ऑक्सीजन का डिफरेंस नहीं है तो सिंपल आपको इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है। देखो इधर कितने O है H2O, कितने ऑक्सीजन है 4, इधर कितने ऑक्सीजन है 3, तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए इधर 4 है और इधर कितने हैं 3, तो मैं क्या काम करूँगी, एक जितने का डिफरेंस होगा ऑक्सीजन का उतने ही हम ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। थोड़ा बेटे से ध्यान से समझना, जिस साइड आपका ऑक्सीजन ज़्यादा होता है उसके अपोजिट हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए इतने ही वाटर मॉलिक्यूल प्लस कर देते हैं। कितने का जितने का डिफरेंस, एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है तो एक ही वाटर मॉलिक्यूल, 2 ऑक्सीजन का डिफरेंस आएगा तो 2 ही वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि इधर 3 है इधर 4 है, तो एक ऑक्सीजन इधर ज़्यादा है तो ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए इधर क्या कर दोगे 12, और जितना आप इधर वाटर मॉलिक्यूल करोगे इसके डबल इधर आप H जोड़ोगे। इधर एक H2O जोड़ा तो इसका मतलब इधर आप 2H+ करोगे। अगर आप इधर क्या करते 4H2O करते तो 4H2O का डबल क्या होता है 8, तो आप इधर 8H+ क्या करते ऐड करते। क्लियर बेटा, एक और बार बता रही है SO3 है इधर SO4 है, ठीक है। एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है, इस ऑक्सीजन के डिफरेंस को इक्वल करने के लिए हम इधर जितने का डिफरेंस इतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, और जितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे उसी का डबल आप उसके अपोजिट लिखोगे, ठीक है। और जितने आप H जोड़ रहे हो इतने आप इलेक्ट्रॉन लिख दो, 2H+ है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो बेटा, अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर तो कर देंगे हम 2 की मल्टीप्लाई क्योंकि इक्वल करने हैं इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कर दोगे 5 की। देखो 2 तो क्या बन जाएगा 2 MnO4 2 नेगेटिव प्लस 16H+ प्लस 10 इलेक्ट्रॉन 2 Mn2+ प्लस 8H2O हो गया इतना। अब इसमें 5H2O प्लस 5SO3 2 नेगेटिव हो गया, फिर 5SO4 2 नेगेटिव
प्लस 2 5 ज़ा 10 H प्लस और 10 इलेक्ट्रॉन, दोनों में 10 10 हो गए, 10 10 तो कैंसिल, अब ऐड करो इन्हें। देखो बेटा जो सेम साइड होते हैं वे तो हो जाते हैं ऐड, और अगर सेम एक दूसरे के अपोजिट हो वो हो जाते हैं माइनस। ठीक है, देखो जैसे 2MnO4 है, 2MnO4 लिख दिया आपने, 2MnO4 2 नेगेटिव, फिर प्लस 16H प्लस इधर है और दूसरे में 16H प्लस अपोजिट साइड है, तो इस ये दूसरे में से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितने बच गए आपके 6, तो 6H प्लस बच गए। फिर प्लस 5H2, इधर तो 5H2 है और इसके अपोजिट साइड कितना है 8H2। अगर सेम साइड होते तो प्लस हो जाते, अगर अपोजिट साइड है तो माइनस। तो कितने बचेंगे 3, इस साइड नहीं बचेंगे क्योंकि किस तरफ ज़्यादा है तो इस तरफ, तो इसी तरफ आपके 3H2 बच जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कौन बच गया आपका 5SO3 2 नेगेटिव एरो, फिर उतारो 5SO4 2 नेगेटिव, ये तो कैंसिल हो गया, इसमें से माइनस होकर 6H इस प्लस बच गया था, तो लिखना ही नहीं है। प्लस कौन बचा है इधर आपका 2Mn, ये बच गया, और क्या है प्लस के 3H2, क्योंकि 5H2 में से 8H2 में से 5 गए थे तो 3 बच गए थे ना, ये ऐड हो गए। अब देखो बैलेंस, अब लिखो, देखो क्या क्वेश्चन ये 5SO3 हमारा 5SO3, 2MnO4 2MnO4 6H प्लस 6H प्लस 2Mn हो गया 2Mn, 3H2 3H2 5SO4 2 नेगेटिव 5SO4 2 नेगेटिव, हो गया ना बैलेंस। ऐसे बैलेंस करना है दोनों को और कोई दिक्कत नहीं है। NO2 NO3 में चेंज होता है, कितने ऑक्सीजन का डिफरेंस, एक ऑक्सीजन का डिफरेंस, तो इसके इधर दूसरी साइड क्या जोड़ दोगे, एक H2 जोड़ोगे तो इधर क्या हो जाएगा 2H प्लस, और 2H प्लस करोगे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे, IIO3। अब ये देखो बेटा IIO3 में चेंज होता है आपका SO3, किस में चेंज हो जाता है, इसमें भी 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव, किस में चेंज हो जाएगा आपका SO4 में, ये भी 2Mn2 प्लस MnO2, ये किस में चेंज हो जाता है आपका MnO2। ये इन्हें आपको बैलेंस करना है। ठीक है, ये सारी की सारी रिएक्शन को आपको एक ही मेथड यूज़ करना है, उसी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगी बेटा, बैलेंस हो जाएगी। इन रिएक्शन को खुद कर देखना, कोई रिएक्शन में कोई भी प्रॉब्लम होगी आप बेटा कमेंट कर क्वेश्चन पूछ सकते हो, किसी भी रिएक्शन में कोई डाउट हो, इतने सिंपल ट्रिक बताइए और उसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। जो रिएक्शन होते हैं इनकम्प्लीट लिख देंगे, बोलेंगे कि कंप्लीट करिए या रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। ठीक है बेटा, अगर वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते, लाइक भी किया करो, शेयर और सब्सक्राइब दोनों किया करो। हम तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ आपको लाइक ही तो करने के लिए बोलते हैं, आपसे कोई पेमेंट थोड़ी कर रहे हैं, फ्री तो है आपके लिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों।